बेटा लास्ट के 3 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के, तो मैं इसी रिकॉर्डिंग में वो तीनों मैं सोच रहा हूँ बता दूं। ठीक है, मैं तीनों बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, बाद में आप इसे देख के लिख लेना, रिकॉर्डिंग देख के। ठीक है, तो एक टॉपिक बचा है, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को छोटे ई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक नंबर है। E is defined as mod of change in final velocity upon change in initial velocity of the two bodies when they are colliding against each other। एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराई तो उनकी फाइनल वेलोसिटी कितना था, उनमें डिफरेंस, अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था, उस रेशियो को E कहते हैं। ठीक है, अब इस E से पता क्या चलता है, E निकाल क्यों रहे हैं, E का मतलब क्या है? ई से हमें 4 बातें पता चलती है। अगर ई की वैल्यू 1 आती है, ई हमने निकाला है, वो बोलेंगे एक बॉडी आ रही थी इतनी स्पीड से, दूसरी बॉडी से टकराई, दूसरी बॉडी इतनी स्पीड से थी, टकराने के बाद दोनों की स्पीड इतनी इतनी हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी दे देंगे, फाइनल भी दे देंगे। बोलेंगे बताओ कौन से टाइप का कोलिजन हुआ, वो आपको नहीं बताएंगे, हमने कोलिजन करे ना 4 टाइप, तो आपसे पूछेंगे बताओ कौन से टाइप का कोलिजन हुआ। तो अगर E की वैल्यू 1 आती है तो वो इलास्टिक कोलिजन है। E की वैल्यू 1 आती है तो वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है तो वो इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन 0 और 1 के बीच में, मतलब अगर ऐसे आता है 0.1, 0.2, 0.3 तो इन इलास्टिक है। एग्जैक्टली 1 आ गया तो इलास्टिक है। अगर E की वैल्यू 0 आ जाती है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब वो जैसे शूटिंग वगैरह करते हैं, सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो बताया था ना, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है? और अगर E की वैल्यू, बॉम्ब ब्लास्ट वैसे लास्ट केस में आएगा, शूटिंग वाला इसमें आएगा, अगर E की वैल्यू 1 से भी बड़ी आ जाती है तो बॉम्ब ब्लास्ट वाला, सुपर इलास्टिक जिसे कहते हैं, है ना, सुपर इलास्टिक लास्ट वाला, तो सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो ये 4 तरह के कोलिजन है। तो अब इन पे ना एमसीक्यूज आएंगे ज्यादातर। बोला कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइज बिटवीन 0 and 1, व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस, 4 ऑप्शन दे देंगे, समझे? तो आप इस तरह से याद रख लेना। ये बात ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? तो ये 4 केसेस हैं, अभी इनके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक टॉपिक हमारा ये बचा था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इनके भी न्यूमेरिकल करने। एक टॉपिक बचा है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब ये जो टॉपिक है ये कई स्कूल में कराते हैं, कई में नहीं कराते। मैं अभी करा दे रहा हूँ सेफर साइड के लिए कि तुम्हारे यहाँ कराएंगे तो बहुत अच्छा है, तो तुम कर लेना, नहीं कराएंगे तो तुम्हारी मर्जी, कंपटीशन में तो आएगा ही। ठीक है, तो मैं करा दे रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। जब आप ये लिखना अभी तो मेरे लिए यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ देना वो स्टेटमेंट वाली। तो ये क्या है, मान लेते हैं सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद स्पीड u1, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, वो दूसरी बॉडी से जाके टकराई, उसकी स्पीड थी u2। टकराने के बाद ना दोनों इधर उधर चले गए। पहले सीधे सीधे चल रहे थे, अगर सीधे जाते तो ऐसे जाते, लेकिन वो इधर उधर चले गए। तो हम इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये ओरिजिन है। टकराने के बाद पहली वाली मान लो इधर चली गई, दूसरी वाली इधर चली गई, मेकिंग एन एंगल थीटा एंड फाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, पहले सीधे सीधे जा रहे थे, टकराने के बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, 2 डायमेंशन हो गया ना। 1 डायमेंशन क्या था, टकराने के बाद भी वो सीधे सीधे चल रहे थे, अभी टकराने के बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। मान लो टकराने के बाद पहली वाली इधर चली गई v1 स्पीड से, दूसरी इधर चली गई v2 स्पीड से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है, सिर्फ 2 लाइन की डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, 2 लाइन का कंसेप्ट है। तो आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज पता है v1, ये वाला एंगल पता है थीटा, तो आप ये निकाल सकते हो ना, बेस, याद है बेस हाइपोटेन्यूज के साथ क्या बनाता है, कॉस थीटा।
बेस नहीं पता मुझे, आपको बताया था ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेस की वैल्यू कितनी आई, एच कॉस थीटा। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, v1, तो बेस की वैल्यू कितनी आई, v1 cos थीटा। तो बेस हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 cos थीटा। याद रखना ना, भी तो बताया था कई बार, बेस क्या बनाता है हाइपोटेन्यूज था cos थीटा। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 cos थीटा। ये बात समझ में आई। ये ऊपर वाले ट्रायंगल से अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बनाता तो ये बेस है ना, बेस हाइपोटेन्यूज के साथ क्या बनाएगा, कॉस, है ना। अब नीचे वाले ट्रायंगल से अगर बनाए तो नीचे में v1 की जगह अगर यहाँ v2 होता, ये v1 की जगह क्या है v2, और ये थीटा की जगह क्या एंगल है फाई, तो यहाँ क्या हो जाता, v2 cos फाई, यहाँ v2 हो जाता और थीटा की जगह फाई हो जाता। तो नीचे वाले यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो नीचे वाले की वैल्यू कितनी होगी, v2 cos फाई along x एक्सिस। ये बात समझ में, ये तुम्हें बताने के लिए बस खाली। तो ऊपर वाले के हिसाब से वो v1 cos है, v2 इधर नीचे के हिसाब से v2 cos है, थीटा और फाई अलग अलग है ना। अब आपने बस यहाँ दो चीजें दिखानी है, along x एक्सिस और एक बार along y एक्सिस। along x एक्सिस आपको याद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता था, बेटा लिखना नहीं पढ़ते टाइम सुनो, बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब देखो जरा देखो, m1 v1 तो ये है ना, v1, अब v1 थोड़ी रहा, अगर हम सीधी लाइन पे जा रहे हैं तो v1 की क्या वैल्यू है, v1 cos थीटा, समझ रहे हो, और प्लस क्या लिखूं, m2 v2 cos फाई। तो पता है ये पहली इक्वेशन है, जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो इसी में डालेंगे, ये पहला फॉर्मूला है, समझ लो, फॉर्मूला समझ लो इसे। अब आ जाओ along y एक्सिस, along y एक्सिस। अब आप एक बात बताओ, ये बॉडी किस एक्सिस के अलॉन्ग चल रही थी, x एक्सिस के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग चल रही थी नहीं। तो अगर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, y के अलॉन्ग तो चल ही नहीं रही थी, तो x के अलॉन्ग चल रही थी, तो u1 भी 0 था, u2 भी 0, ये चीज खत्म हो जाएगी ना। लेकिन y के अलॉन्ग अगर मैं इधर रिजॉल्व करता हूं इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया बेस, अगर हमें ये मुझे पता है थीटा ये है परपेंडिकुलर, तो इसकी ये बेस है ना, बेस हाइपोटेन्यूज के साथ क्या बनाता था, cos थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के साथ क्या बनाता है, sin थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो निकलेगी, वो 0 तो नहीं होगा फाइनली। अगर परपेंडिकुलर के अलॉन्ग ये जाता, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशन में जा रहा है ना, तो इसमें x का भी कंपोनेंट होगा और y का भी। y का कंपोनेंट क्या होगा, v1 sin थीटा, है ना, परपेंडिकुलर इसके साथ क्या बनाता है, sin, और बेस क्या बनाता है, cos, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, v2 sin फाई, है ना। तो यहां अब मैं क्या लिखूंगा, y के अलॉन्ग m1 v1, क्या बोलो, m1 v1 cos की जगह sin आ जाएगा ना, और उधर m2 v2 sin फाई। लेकिन बोर्ड की तरफ बेटा, जो ये बॉडी थी, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, इधर आप देख रहे हो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो यहाँ जो v2 वाला लेना ना, वो माइनस लगा लेना, m2 v2 sin फाई, डायरेक्शन अलग अलग है ना, दोनों की उल्टी है, इसमें दोनों सेम में थे इसलिए ऐड हो गए, ये दोनों अलग अलग है ना, तो एक में प्लस ले लेना, एक में माइनस। तो ये माइनस माइनस, अगर मैं v1 इधर ले आऊं तो m1 v1 sin थीटा किसके बराबर हो गया, m2 v2 sin फाई, ये मैं प्लस इधर लाया माइनस हो गया, दोनों के माइनस कट नहीं जाएंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो न्यूमेरिकल जब आप करोगे, यही डेरिवेशन खत्म, इतनी डेरिवेशन है। एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिखा देना, एक बार वाई के अलॉन्ग, खत्म। आया समझ में, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक बार इससे इक्वेशन बना लेंगे, एक इससे इक्वेशन बना लेंगे, दो इक्वेशन बनेगी v1 v2 की, और उसे सॉल्व कर लेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी बचा है, वो भी बता देता हूं, ताकि ये चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो जाए एक ही रिकॉर्डिंग। चले देखो, अब बेटा है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। जब आप ये लिखेंगे फिर से आप 2 लाइनें छोड़ेंगे, यहां पे भी 2-3 लाइनें छोड़ देना, फिर ये लिखना बाद में जब रिकॉर्डिंग देख के लिखोगे, वो मैं लिखवा दूंगा आपको। यहां देखो, इन इलास्टिक कोलिजन 1D,
आपको बताया था मैंने, याद है इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता था कि एक बॉडी जाके दूसरी बॉडी से टकराई, टकराने के बाद दे जैम टुगेदर एंड मूव टुगेदर। वही था ना कि भैया एक गोली आपने मारी, एक लकड़ी के टुकड़े पे लगी, लकड़ी के टुकड़े के अंदर गोली चली गई और दोनों साथ साथ चले थे, है ना। एक आदमी गया स्केट वाले के ऊपर, स्केट पे, स्केट जो होता है वो करते हैं, कूद के उस पे कूदा और स्केट और वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, है ना, कि एक बॉडी दूसरे टकराई फिर दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे। इस केस में एनर्जी का लॉस होता है, तो आपको वही निकालना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। मोमेंटम तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो पहले हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं मैं, जरा बताओ फॉर्मूला बोलो क्या था। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया, m2 v2 और m2, ये m1 v1 और m2 v2, मैंने v1 और v2 को क्या ले लिया, v। क्यों लिया, क्योंकि टकराने के बाद तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, तो जो v1 है वही v2 है, टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। यहां से v निकाल लो, v कॉमन आएगा, क्या बचेगा, m1 प्लस m2, यहाँ m1 u1 प्लस m2 u2। मान लो दी अदर बॉडी इज एट रेस्ट, इफ दी अदर बॉडी इज एट रेस्ट, ये वाली रेस्ट पे है, तो u2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पार्ट को भी इन्होंने 0 ले रखा है, आप भी 0 ले लो, तो यहाँ से v निकाल लो, ये कितना आया, m1 u1 डिवाइडेड बाय m2 v2, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो इसको छोड़ देते हैं। नाउ हमें निकालना है कि भैया कितनी एनर्जी लॉस हुई। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इनिशियली इसके पास भी पहले क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2, तो 0 था ना, हाफ m2 u2 में u2 0 था, वो खत्म। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसको मैं k1 मान लेता हूं, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के फिर उसकी रेशियो निकाल के चेक करेंगे लॉस हुई कि नहीं हुई। छोटी सी डेरिवेशन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो दोनों साथ साथ नहीं चले, बताना फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 को v ले लेंगे, और उधर हाफ m2 v2 स्क्वायर, v2 को भी v ले लेंगे, v हाफ कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर भी, क्या बचा m1 प्लस m2। ये जो v निकाला इसमें डाल दो, v निकाला हुआ है ना, ये v, ये इसका स्क्वायर कर दो मन में, बोलो क्या होगा, m1 स्क्वायर, ये जना ना स्क्वायर और ये 2 अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ये v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, v का स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, है ना, और इसके साथ में भी एक m1 प्लस m2 है, तो एक m1 प्लस m2 कट गया, काट दो सीधा, आगे समझ में। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं k2 मान ले रहा हूं। अब हमें पता करना है इस दौरान लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो वही k2 बाई k1 निकाल के देख लेते हैं लॉस हुआ कि नहीं हुआ। k2 बाई k1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, k2 डिवाइडेड बाई k1। जरा ऐसे मन में डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड करो, हाफ हाफ कट गया, u1 कट गया, एक m1 कट गया, ये ऊपर है क्या बचा, m1, हाफ तो कट गया ना बेटा, एक m1 कट चुका है, यहाँ क्या बचा है m1, इधर नीचे क्या बचा है m1 प्लस m2, स्क्वायर तो कट ही चुका था। अब जरा आप मुझे यहां से देख के बता सकते हैं कि न्यूमरेटर बढ़ा कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बढ़ा है, तो ऊपर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कि नीचे वाली, नीचे वाली बढ़ी है ना, तो ऊपर वाली काइनेटिक एनर्जी कम नहीं है नीचे वाली से, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गई कि बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, इसका मतलब लॉस हुआ है ना। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन दी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है ना यहाँ से, ये कम है ये ज्यादा है, तो ये इससे कम है, तो आप क्या लिखोगे, सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दी इन इलास्टिक कोलिजन। आए समझ में। तो ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, यहां तक आपने कर लेना है, पॉज कर दे।